एक घर के अंदर एक पेड़ होता है जो कि सूख गया था और उसको काटने के लिए मजदूर बुलाए गए थे। अब यहाँ पर जैसे वो पेड़ कटता है तो उस घर के अंदर एक 8 साल का बच्चा होता है और वह उस पेड़ को बड़ी गौर से देख रहा था। लेकिन जैसे ही वो लोग उस पेड़ को लेकर जाने लगते हैं तो यहाँ पर वह उस पेड़ वालों से कहने लगता है कि थोड़ा सा इस लकड़ी का हिस्सा मुझे दे दोगे क्योंकि मुझे इससे कुछ काम है। तो उसके बाद वो लोग भी बच्चे की बात मानकर उसे थोड़ा सा लकड़ी का हिस्सा काट कर दे देते हैं और इसके बाद यहाँ पर जो बच्चा होता है वह खुद से कुछ औजार लेता है और उस लकड़ी के हिस्से को खोखला करने लगता है। अब तभी यहाँ पर उस बच्चे के माता पिता आ जाते हैं और वह देखकर कहने लगते हैं कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, और इस बात को कहते हुए वह मुस्कुरा रहे थे। लेकिन तभी बेटा कहने लगता है कि माँ मैं इससे कटोरा बना रहा हूँ। अब इस बात को सुनकर माँ को ये बात बड़ी अटपटी लगती है और वो कहने लगती है बेटा क्यों, इससे तुम कटोरा क्यों बना रहे हो। तो वो कहने लगता है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो आपको इसी लकड़ी के कटोरे में मैं खाना खाने को दूंगा। अब यह बात सुनते ही माता पिता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह बहुत बातों को सोचने लगते हैं। तभी अचानक से वह अपने बच्चे से माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि बेटा हमें माफ़ कर दे और तू इसको मत बना क्योंकि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कौन था वह बच्चा और किस वजह से माता पिता ने इस बात के लिए उससे माफ़ी मांगी थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के एक छोटे से गांव के अंदर एक पति पत्नी रहा करते हैं। पति का नाम महेंद्र होता है और पत्नी का नाम सावित्री होता है। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है संदीप। पति पत्नी खेतीबाड़ी करके अपने बच्चे का भरण पोषण कर रहे हैं और उन्होंने एक ही बच्चा किया है ताकि वो उसको अच्छी तरह से पढ़ा लिखा कर काबिल बना सकें और एक अच्छा आदमी वो बन सके, और इस बात में वो कामयाब भी होते हैं। दोस्तों यहाँ पर माता पिता खुद मेहनत करते हैं और मेहनत करके अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ उनका बेटा पढ़ लिख करके एक बड़ी ही प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है। अब वहां पर वह नौकरी करने लगता है और शहर के अंदर ही एक किराए का कमरा लेकर रहने लगता है। जब बेटा शहर में रहा करता है तो माता पिता बड़े खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने यही सोचा था कि जिस तरह से हमारा जीवन व्यतीत हुआ है उस तरह से बच्चे का नहीं होना चाहिए और बच्चा तो अच्छी तरह से नौकरी करके अपने जीवन को जिए, बस यही उनकी दिलो तमन्ना थी और वो तमन्ना उनकी पूरी हो गई थी। अब इसके बाद माता पिता सोचने लगते हैं कि बच्चा अच्छा खासा कमाने लगा है, नौकरी भी लग गया है, तो क्यों ना अब इसकी शादी करा दे। जब वह बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे थे और बेटे को ये बात पता चलती है कि उसके माता पिता उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तभी यहाँ पर जो बेटा होता है एक जवान महिला के साथ उस घर के अंदर आ जाता है। और जैसे ही माता पिता अपने बेटे को काफी दिनों बाद यहाँ पर देखते हैं तो एकदम से बेटे को गले से लगाते हैं और जैसे ही वो ये पूछने लगते हैं कि बेटा ये कौन है, तो यहाँ पर बेटा कहता है कि माँ ये तुम्हारी बहू है, मैं इससे प्यार किया करता था और ये मेरी कंपनी में ही काम किया करती थी, तो वहां से हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली है। अब इस बात को सुनकर माता पिता खुश भी होते हैं, लेकिन उन्हें दुख बहुत ज्यादा था क्योंकि हर माता पिता की उम्मीद होती है कि वह अपने बच्चे की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी करेंगे और उनके बच्चे उनके कहे अनुसार ही शादी करेंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चे ने उनके सारे अरमानों पर पानी डाल दिया था और वह लोग चुपचाप ऐसे ही रह जाते हैं। थोड़ी देर तक तो वो इस बात का गुस्सा मनाते हैं, लेकिन उसके बाद सोचते हैं कि कोई बात नहीं, लड़की भी सुंदर है और पढ़ी लिखी भी है, साथ में इसके बराबर कमाया भी करती है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वह कहते हैं कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, जब तुमने शादी कर ली है तो तू इस बात को हमें बता देता, कम से कम तेरी शादी में तो शामिल हो जाते, हम कहाँ तुमसे मना करने वाले थे। लेकिन बेटा कहने लगता है कि माँ दरअसल बात ऐसी हो गई थी, इसके पिता को हमारे और इसके प्यार के बारे में पता चल गया था और जब उन्हें पता चला था तो वो कहने लगे थे कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे, तो मैं मना नहीं कर पाया और मैंने कहा कि बेशक अभी से शादी कर दो और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पर जल्दबाजी में हमारी शादी हो गई और आपको बुलाना भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो मैं आपके पास आ गया हूं ना, कोई बात नहीं है। इसके बाद माता पिता भी खुश हो जाते हैं और अपने बच्चे को घर के अंदर रखने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बेटा संदीप होता है वह केवल 7 दिनों की छुट्टी लेकर आया था और जैसे ही 7 दिन कंप्लीट होते हैं तो वह कहने लगता है कि बाबूजी अब तो हमें जाना चाहिए और हम लोग वापस से जा रहे हैं। अब तभी यहाँ पर माता पिता कहने लगते हैं बेटा तुम लोग वापस तो जा रहे हो, लेकिन वापस कब लौटोगे। तो बेटा कहता है कि माँ बाबूजी देखो काम है और काम तो मुझे करना होगा, बिना काम के कैसे जीवन व्यतीत होगा, और इसी वजह से कह नहीं सकता कि मैं कब वापस लौटूंगा। ऐसा कहकर जो बेटा होता अपने माता पिता से विदा लेता है। माता पिता की आंखों में आंसू है क्योंकि उनका इकलौता बेटा उन्हें छोड़कर जा रहा है और कह रहा था कि न जाने कब लौटूंगा, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को विदा करते हैं और बेटा दोबारा से शहर में जाकर रहने लगता है। अब दोनों पति पत्नी शहर में अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और उन पैसों से अपने लिए एक छोटा सा मकान भी खरीद लेते हैं। उस मकान के अंदर रहकर वह अपना जीवन जीने लगते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर संदीप और गीता को एक लड़का होता है जिस लड़के का नाम वो लोग सोनू रखते हैं। लेकिन लड़के के होने पर उन्होंने अपने माता पिता को ना तो खबर दी थी और ना ही उनको बुलाया था कि तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है और आप लोग यहाँ पर आ जाओ। वह तो चुपचाप अपने जीवन को जी रहे थे और माता पिता उधर गाँव में
खेती बाड़ी करके अपना समय व्यतीत कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसी बातें छुपी नहीं रहा करती। तभी कोई शहर में रहने वाला गांव का ही व्यक्ति उनके पास जाता है और उन्हें इस बात के बारे में बता देता है। अब जैसे ही माता पिता ये बात सुनते हैं तो उन्हें और भी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि पोते की होने की खुशी क्या होती है ये एक दादा दादी के सिवा कोई और नहीं जान सकता। और इसी बात को उसके बेटा बहू ने उनसे छुपाया था। तो इस बात को लेकर वह काफी ज्यादा परेशान होते हैं और फिर यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वह एकदम से अपने बेटे के पास फोन करते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा अब हम लोग इतने पराये हो गए जो तुमने हमें इस बारे में भी नहीं बताया। तो बेटा कहने लगता है कि माँ बाबूजी क्या बात है, किस बारे की आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पर माता पिता कहते हैं कि तुम्हें एक लड़का हो गया है और पोते होने की खुशी कितनी ज्यादा होती है ये हमसे ज्यादा अलग कौन जानेगा, और तुमने हमें ऐसी खुशी से भी वंचित रखा। अब इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वह कहता है कि माँ बाबूजी वो दरअसल काम का ही इतना प्रेशर होता है और उस प्रेशर के चलते मैं भूल ही जाता हूँ कि आप लोग भी गांव में रहा करते हो, और इसके लिए मुझे माफ कर देना। किसी दिन मैं अपने बेटे के साथ यहाँ पर आऊंगा और उसके बाद आपकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। ऐसा कहकर बेटा कहता है कि ठीक है माँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ और बाद में किसी दिन बात करता हूँ। इसके बाद वो फोन काट देता है। यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वो अपने आंखों में आंसू लेकर उस फोन को अपने हाथ में ही रखे खड़े हो जाते हैं और बहुत कुछ मन के अंदर सोचने लगते हैं। जब यहाँ पर सावित्री देवी काफी ज्यादा सोचती हैं तो महेंद्र जी उसे रोकते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं और बच्चे ऐसे जीवन जिया करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो है ना, हम दोनों एक साथ हैं तो अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर लेंगे। ऐसा कहकर महेंद्र ने अपनी पत्नी को समझा तो दिया था, लेकिन पत्नी के दिमाग में ये फितूल भर जाता है कि उसके बेटा बहू ने उसको उसके पोते से नहीं मिलाया और वह बार बार अपने पति से पोते से मिलने के लिए कहा करती है। इसके बाद यहाँ पर जो महेंद्र होता है वह बार बार अपने बेटे के पास फोन करता है, लेकिन बेटा बिजी होने के कारण उनका फोन नहीं उठाता है। और जब यहाँ पर माँ को लगता है कि वह अपने पोते का चेहरा नहीं देख पाएगी, उसके पोते की फिक्र में उसकी तबीयत खराब रहने लगती है और वह काफी ज्यादा बीमार पड़ जाती है। अब यहाँ पर जब सावित्री देवी बीमार पड़ जाती है तो उसके बाद महेंद्र जी उसका इलाज करवाते हैं, लेकिन इलाज के दौरान उनके सारे जमा पैसे खत्म हो गए थे और उनके पास पैसों की कमी आ जाती है। जब पैसों की कमी आती है तो यहाँ पर जो महेंद्र जी होते हैं वह अपने बेटे को फोन करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें और कोई सहारा दिखाई नहीं दे रहा और वो दोनों काफी ज्यादा बुजुर्ग भी हो चले हैं। यहाँ पर वे अपने बेटे को फोन करते हैं और फोन करने के बाद आज अचानक से उनका बेटा फोन उठा लेता है। तो पिता कहने लगता है बेटा तेरी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और पैसों की कमी हो रही है। तो यहाँ पर जो बेटा होता है वह फिलहाल भी बिजी था और बिजी होने के बाद वो कहने लगता है कि पिताजी आप किसी से उधार ले लो और मैं बाद में आकर उन पैसों को चुका दूंगा, आप मुझे परेशान मत करो क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा काम है। ऐसा कहकर बेटा फोन काट देता है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद पिता की आंखों से आंसू रुकते नहीं है और वह बहुत कुछ सोचने लगता है। सोचता है कि क्या इसी दिन के लिए इस बच्चे को बड़ा किया था, पाल पोस कर इस लायक बनाया था कि अच्छे से समाज में जी सके, लेकिन इसने तो हमारी जिंदगी ही पूरी तरह से बर्बाद कर दी। और बुढ़ापे का सहारा जो बच्चे हुआ करते हैं वही बच्चे ये कह रहे हैं कि मैं बिजी हूं और मुझे परेशान मत करो। ऐसा सोचकर वह काफी देर तक परेशान रहते हैं, लेकिन फिर अपनी पत्नी की तरफ देखकर सोचने लगते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर मेरी पत्नी का क्या होगा। यही सोचकर यहाँ पर जो महेंद्र जी होते हैं अपने किसी जानने वाले से कुछ पैसे उधार लेते हैं और उधार लेने के बाद अपनी पत्नी का इलाज करवाने लगते हैं। लेकिन इस इलाज का कोई भी फायदा नहीं होता है और कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर जो उनकी पत्नी सावित्री होती है वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद जो महेंद्र जी होते हैं उन्हें अपने बेटे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए वह उसकी माँ की खबर उसके बेटे को नहीं देते हैं और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार खुद ही कर देते हैं और खुद ही अकेले उस घर के अंदर रहने लगते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसी बात छुपे नहीं छुपा करती। तो इसी तरह से यह बात उसके बेटे तक पहुंच जाती है और जब बेटे को पता चलता है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है तो उसके बाद उसे अपने कामों पर शर्मिंदगी होती है और वह सोचने लगता है कि ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया, माता पिता के साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी बात को सोचकर वह अपने बेटे के साथ और अपनी पत्नी के साथ सीधा वहां से छुट्टी लेकर गांव आता है और गांव आने के बाद अपने पिता से रो रो कर माफी मांगने लगता है। कहता है कि पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पिता होता है वह भी अपनी आंखों में आंसू भर लाता है और अपने बेटे की तरफ देखकर कहने लगता है बेटा मैं तुम्हें इस बात के लिए बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, तुम अपने काम को करो और तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जब पिता की आंखों में बेटा आंसू देखता है तो उसके बाद उनके पैर पकड़ लेता है और रोने लगता है। कहता है कि पिताजी भूल हो गई, माफ कर दो ना, मैं आप ही का तो बेटा हूं। तभी यहाँ पर पिता रोते हुए कहने लगता है बेटा मैं तो माफ कर दूंगा, लेकिन तेरी माँ का क्या करूं, उसकी तो आखिरी इच्छा यही थी कि वह अपने पोते से मिले, लेकिन तू इसको लेकर यहाँ पर आया ही नहीं और इसी वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। यहाँ पर परिवार के अंदर माहौल गमगीन हो जाता है और थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो बेटा होता है वह दोबारा से अपने पिता से माफी मांगता है और कहता है कि पिताजी माँ के लिए तो मैंने गलती कर दी, लेकिन अब आपके लिए गलती नहीं करूंगा। आप ऐसा करो मेरे साथ शहर में चलो और वहीं पर हमारे साथ रहना, क्योंकि आप भी बुजुर्ग हो चले हो। लेकिन तभी पिता मना करता है, कहता है कि नहीं बेटा यहाँ पर मुझे काम है और खेती बाड़ी भी तो देखनी होती है, तो मैं यहाँ पर खेती बाड़ी देखूंगा। लेकिन यहाँ पर जो
जो बेटा होता है वो जिद करता है और कहता है कि नहीं पिताजी आपको चलना होगा। और यहाँ पर जो पिता होता है वह इस बात के लिए मान जाता है और अपनी जमीन को किसी दूसरे को खेती करने के लिए दे देता है और कहता है कि भाई जो पहले पैसे आए उन पैसों से फलाने व्यक्ति के पैसे चुका देना, क्योंकि उनसे मैंने अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे लिए थे और उसके बाद इन पैसों को हमारे पास पहुंचा देना। ऐसा कहकर पिता अपने बच्चों के साथ वहां से सीधा शहर आ जाता है और वहीं पर उनके घर में रहने लगता है। अब यहाँ पर जो गीता होती है वह अच्छी तरह से अपने ससुर जी की देखभाल करती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। यहाँ पर जो उनका बेटा होता है सोनू, वह भी अपने दादाजी के साथ बड़ा ही खुश रहा करता और ढेर सारी ऐसी बातें उनसे सुनता है जो बातें उसके माता पिता उसे कभी भी नहीं सुना सकते थे। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो पिता होता है उसको एक बीमारी हो जाती है। अचानक से उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगते हैं और वह खाने पीने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाता है। जब वह डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता है तो अक्सर कांच के बर्तन उससे गिर जाया करते हैं और जब बहू ये देखती है तो एकदम से काफी ज्यादा परेशान होती है और सोचने लगती है कि ये बुढ़ा तो सारे बर्तनों को इसी तरह से तोड़ देगा, क्योंकि वो बर्तन बहू ने चुन चुन कर मंगाए थे। लेकिन फिर भी वो इस बात को सहन करती रहती है और उसको साथ में ही खाना खिलाती रहती है। लेकिन जब रोज के रोज एक नए कांच का बर्तन वो तोड़ दिया करते तो उसके बाद एक दिन वो दुखी हो जाती है और अपने पति से कहने लगती है कि देखिए ना बाबूजी तो सारे बर्तन तोड़ देंगे और ये कोई ठीक थोड़ी ना है, खामा-खाई तो बर्बादी है, इसका कोई ना कोई तो इलाज करना होगा। अब इस बात को सुनकर जो संदीप होता है वह भी अपनी पत्नी की ओर लेते हुए कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो और ये खामा-खा की बर्बादी हम नहीं करेंगे, मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ करता हूँ। इसके बाद जो बेटा होता है वह मार्केट जाता है और मार्केट से सारे के सारे बर्तन लकड़ी के ले आता है और अपने पिता के लिए एक कोने में दूसरी टेबल लगा देता है। अब यहाँ पर जो उनका पोता था सोनू, वह उनके साथ ही बैठकर खाना खाया करता था और जब वह देखता है कि दादाजी को दूसरे कोने में बैठा दिया है खाना खाने के लिए तो उसे बुरा तो बहुत लगता है और वह अपने माता पिता से भी पूछता है कि माँ बाबूजी ऐसा आप लोगों ने क्यों कर दिया। तो वो कहने लगते हैं बेटा दादाजी को बीमारी है ना, तो इसी वजह से उनके हाथ से बर्तन गिर जाया करते हैं, तो हमने उनको लकड़ी के बर्तन ला दिए हैं और अलग से खाने के लिए इसलिए बैठा दिया है कि अगर कोई बर्तन गिर जाए तो हमारे ऊपर खाना ना गिरे, वहां से मैं उसको साफ कर दूंगी और कोई भी परेशानी नहीं है। इस बात को सुनकर बेटा जिसकी उम्र 8 साल है वह चुपचाप रह जाता है, लेकिन उसके दिमाग में ढेर सारी बातें घूमने लगती हैं। वह रोज के रोज अपने दादाजी को अलग खाना खाते हुए देखता है और उसे ये बात बड़ी बुरी लगती है। इधर यहाँ पर जो पिता महेंद्र होता है वह भी इस बात को देखकर काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनके बच्चों ने उसे अलग से खाना खाने के लिए दे दिया है और बुढ़ापे में मन बच्चों के जैसा हुआ करता है। तो यहाँ पर उन्हें ये बात बुरी लग जाती है और वह अपने कमरे के अंदर बैठकर फूट फूट कर रोया करता था। लेकिन यहाँ पर जो उनका पोता होता है वह कभी कभी मौका देखकर उनके पास आ जाया करता और उनके गले लिपट कर कहा करता कि दादाजी आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, जब मैं आपकी अच्छे से देखरेख करूंगा, अभी तो मैं छोटा ही हूं। लेकिन तभी यहाँ पर जो दादा होता है वह सोचने लगता है कि देखो बच्चे में कितनी मासूमियत है, इसे ये नहीं पता कि जब तक ये बड़ा होगा तब तक मैं इस दुनिया को छोड़कर जा चुका हूँ और उस टाइम पर ये मेरी कैसे देखरेख कर पाएगा। लेकिन फिर भी वो अपने पोते के सर पर हाथ फेरता है और कहता है कि हाँ बेटा जब तू बड़ा हो जाए ना, जब मेरी अच्छे से देखरेख करना और अपने हाथ से मुझे खाना खिलाया करना, ताकि ना तो खाना वेस्ट हो ना ही ये बर्तन टूटे। ऐसा कहकर दोनों दादा पोते हंसने लगते हैं और यहाँ पर इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक से इनके घर के आंगन में एक पेड़ होता है और वो पूरी तरह से सूख जाता है। सूखने के बाद इन्हें डर लगा रहता है कि कहीं ये पेड़ इधर उधर गिर ना जाए, क्योंकि दीमक लगने की वजह से जड़ें कमजोर हो जाती हैं और अगर ये पेड़ घर के ऊपर गिर गया या किसी व्यक्ति के ऊपर गिर गया तो बहुत ही नुकसान कर सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो संदीप होता है वह पेड़ काटने वाले को बुलाता है और कहता है कि भाई ये पेड़ सूख गया है और आप ऐसा करो इसे काट कर ले जाओ, जो कुछ पैसे इस पेड़ के बने वो पैसे हमें दे देना। अब यहाँ पर वे लोग हामी भर लेते हैं और एक दिन तय करके उस पेड़ को काटने के लिए आ जाते हैं। वो लोग धीरे धीरे करके ऊपर से पेड़ को काटना स्टार्ट करते हैं और नीचे तक उस पेड़ को काट कर जमीन पर गिरा लेते हैं। पेड़ जमीन पर गिर गया था और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब भी घर के अंदर कोई ऐसा अजीबोगरीब काम हुआ करता है तो घर के जो बच्चे होते हैं उनमें काफी ज्यादा जिज्ञासा होती है उस काम को देखने के लिए, और इसी वजह से यहाँ पर जो सोनू होता है वो उनके आसपास मंडराने लगता है और जैसे ही वो लोग उस पेड़ की लकड़ियों को एक गाड़ी में लोड करने लगते हैं तो उसी समय यहाँ पर जो सोनू होता है वो उनसे कहने लगता है कि अंकल क्या आप मुझे एक लकड़ी का हिस्सा दे सकते हो, मुझे इससे कुछ काम है। वो लोग पूछते हैं कि बेटा आपको क्या काम है, तो वो कहता है कि बस आप एक हिस्सा दे दो, मैं उसी से कुछ काम करूंगा, अगर आप दे सकते हो तो दे दो। तो यहाँ पर वो बच्चे की मासूमियत को देखते हुए उसे तने में से काटकर एक लकड़ी का हिस्सा दे देते हैं। यहाँ पर वो लोग तो इस पेड़ की लकड़ियों को लेकर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लड़का होता है वह अंदर से कुछ औजार लेकर आता है जो उसके पिता ने घर पर रख रखे हैं और उन औजारों को लाकर उस लकड़ी के हिस्से को अंदर से खोखला करने लगता है। तभी यहाँ पर शाम
के समय उसके माता पिता कंपनी से लौट आते हैं और जैसे ही माता पिता यहाँ पर आते हैं तो अपने बेटे को यह काम करते हुए देखते हैं और कहने लगते हैं, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर मासूम बच्चा कहता है कि माँ बाबूजी मैं इससे कटोरा बना रहा हूँ। अब इस बात को सुनकर माँ हंसने लगती है और कहती है, बेटा तुम्हें इस कटोरे की क्या जरूरत पड़ गई? तो वो कहने लगता है कि इस कटोरे की जरूरत मुझे नहीं है, इस कटोरे की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी जब आप लोग बुजुर्ग हो जाओगे ना दादाजी की तरह, तो मैं आप लोगों को इस कटोरे में ही खाने के लिए दूंगा। तो इसी वजह से मैं अभी से इसे बनाकर रख रहा हूं। अब यह बात बच्चे ने मासूमियत भरी निगाहों से कह दी थी, लेकिन यहां पर माता पिता को अपनी पुरानी सारी गलतियां याद आने लगती हैं और वह सोचने लगते हैं कि सच में ही बच्चे जो देखा करते हैं वही सीखा करते हैं और ये तो अभी से हमें लकड़ी के कटोरे में खाना देने की बात कर रहा है। इस बात को सोचने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वे एकदम से अपने बेटे के पास जाते हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगते हैं। कहते हैं कि बेटा हमें माफ कर दो, लेकिन वो गलती हम आज से नहीं करेंगे और आज से तुम्हारे दादाजी को अपने साथ ही बिठाकर खाना खिलाएंगे। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बेटा होता है वो एकदम से खुश हो जाता है और उसको साइड में रख देता है। वहां से सीधा वह अपने दादाजी के पास जाता है और कहता है कि दादाजी आज से आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओगे और मम्मी पापा कह रहे थे कि आप वहीं पर हमारे साथ बैठोगे। इस बात को सुनकर दादाजी कहने लगता है कि बच्चा वैसे ही बोल रहा होगा, इसलिए जब कहा होगा तो बच्चों ने कह दिया होगा। लेकिन जैसे ही शाम के समय खाने का समय होता है तो डाइनिंग टेबल पर जो बेटा होता है वह पकड़ को अपने पिता को बैठाता है और बैठाने के बाद अपने हाथ से उन्हें लिवाना खवाने लगता है। यहाँ पर जो बुजुर्ग पिता होता है महेंद्र, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन इस बार उनकी आंखों के आंसुओं के साथ साथ यहाँ पर बेटा बहू की आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं और सभी लोग एकदम से फूट फूट कर रोने लगते हैं। यहाँ पर एक बच्चे ने माता पिता को ऐसी सीख दे दी थी जो शायद ही कोई बच्चा अपने माता पिता को दे सकता था और इसके बाद जो महेंद्र जी होते हैं उसी घर के अंदर अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।